दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख मेकिंग द प्राइवेट सेक्टर केयर फॉर पब्लिक हेल्थ और द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख वी मस्ट गिव हाईएस्ट प्रायोरिटी टू स्ट्रेंथनिंग द पब्लिक हेल्थ सिस्टम के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर सेकंड के शासन खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। कोरोना संकट, स्वास्थ्य क्षेत्र का निजीकरण। कोविड-19 के चलते पूरी दुनिया मुश्किल के दौर से गुजर रही है। इस महामारी ने हर देश को नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश स्वास्थ्य क्षेत्र की कमियों और उसकी अकुशलता से प्रतिकूलतः प्रभावित हुआ है। चिंता का विषय है कि भारत भी स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों से जूझ रहा है। दूसरे देशों के बरक्स कोविड-19 टेस्ट की धीमी रफ्तार और अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था न होने की खबरों ने भारत को एक बार फिर से स्वास्थ्य सुविधाओं पर मंथन करने को मजबूर किया है। डॉक्टर्स, नर्स एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होने वाले सरकारी बजट, बीमारियों से लड़ने की क्षमता आदि ऐसे मापदंड हैं जो किसी देश के हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। और इनमें से ज़्यादातर मापदंडों से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि भारत अभी भी पिछड़ा हुआ है। कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए पीपीई किट जैसे सुरक्षा उपकरणों की कमी पर भी कई सवाल उठे। ऐसे में यह बहस शुरू हो चुकी है कि क्या वह समय आ गया है जब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हेल्थ केयर सेक्टर का पूरी तरह निजीकरण कर देना चाहिए। हालिया वर्षों में भारत कई सेवा क्षेत्रों के निजीकरण का गवाह बना है। सरकार ने रेलवे समेत कई क्षेत्रों का निजीकरण कर आगे भी इसे जारी रखने का संकेत दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या स्वास्थ्य क्षेत्र का पूर्ण रूप से निजीकरण कर देना सही होगा। सवाल है कि क्या हेल्थ सेक्टर का निजीकरण कर देने से इस सेक्टर की समस्याएं दूर हो जाएंगी। हालांकि इससे उलट हेल्थ केयर सेक्टर का राष्ट्रीयकरण करने की भी बात हो रही है। ऐसे में इस बात की पड़ताल जरूरी है कि सरकार का रुख क्या होना चाहिए। आइए विचार करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य क्षेत्र की हालिया स्थिति पर एक नज़र डाल लेते हैं। दरअसल भारत ने अपने स्वास्थ्य संकेतकों में बहुत ही ठोस सुधार किया है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, शिशु और मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई है और अधिकांश राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की कवरेज बेहतर हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की सेहत बेहतर नहीं है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्च संतोषजनक नहीं है। नई स्वास्थ्य नीति के तहत जीडीपी का मात्र 2.5% ही स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने का प्रावधान है और ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मुताबिक भारत का कुल हेल्थ केयर खर्च जीडीपी का 3.6% है, जो अन्य देशों की तुलना में कम है। हालांकि 2020-21 के बजट आवंटन को देखा जाए तो इसमें जीडीपी का 1.2% खर्च किए जाने की योजना है। 2018 में ओईसीडी देशों के लिए यह खर्च औसत जीडीपी का 8.8% था। हेल्थ केयर खर्च के मामले में अमेरिका 16.9%, जर्मनी 11.2%, फ्रांस 11.2% और जापान 10.9% खर्च करते हैं। यानी ये देश औसत से भी ज़्यादा खर्च करते हैं। ब्रिक्स देशों की बात करें तो इनमें भारत का खर्च सबसे कम है, जबकि ब्राज़ील सबसे ज़्यादा 9.2%, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका 8.1%, रूस 5.3% और चीन 5% खर्च करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक प्रति 10,000 आबादी पर डॉक्टर्स की संख्या 10 होनी चाहिए, लेकिन एक संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10,000 की आबादी पर केवल 6.2 डॉक्टर्स ही उपलब्ध हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में प्रति 10,000 लोगों पर 33, ब्राज़ील में 18, फ्रांस में 32, जर्मनी में 41 और चीन में 14 डॉक्टर्स हैं। इसी तरह भारत के अस्पतालों में मरीजों के लिए उपलब्ध बेडों की संख्या भी संतोषजनक नहीं है। प्रति 1,000 लोगों पर ब्राज़ील में जहां बेडों की संख्या 2.3, श्रीलंका में 3.6, अमेरिका में 2.3, जर्मनी में 8.3 है, वहीं भारत में बेडों की यह उपलब्धता महज 0.7% है। एक अध्ययन के अनुसार भारत के अस्पतालों में 4 लाख डॉक्टर और 7 लाख बिस्तरों की कमी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में बच्चों के डॉक्टर की संख्या मात्र 25,000 है, जबकि ज़रूरत 2 लाख से ज़्यादा की है। विडंबना तो यह है कि देश भर में ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 15,000 है, जहां केवल एक डॉक्टर की उपलब्धता है। वहीं देश भर में 1,500 ऐसे भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां एक भी डॉक्टर की उपलब्धता नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो देश के हेल्थ सेक्टर में बुनियादी अवसंरचनाओं की भारी कमी है।
ऐसे में सवाल है कि निजीकरण के पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में कमजोर बुनियादी ढांचे को देखते हुए इसे पूरी तरह से निजी हाथों में देने की बात उठती रही है। हालांकि यह भी एक सच्चाई है कि हेल्थ केयर के मामले में निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र पर भारी है। 2014 में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की एक रिपोर्ट से पता चला कि ग्रामीण क्षेत्र में 72% और शहरी क्षेत्र में 79% इलाज निजी अस्पतालों में होता है। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी बताया है कि भारत में स्वास्थ्य पर होने वाले 70% खर्च निजी क्षेत्र के संस्थानों के हिस्से में चले जाते हैं। लिहाजा इससे यह तो साफ हो गया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी संस्थानों का कितना दबदबा है। 2017 में नीति आयोग ने सुझाव दिया कि अर्बन हेल्थ केयर को अब निजी हाथों में दे देना चाहिए। इस दायरे में टियर 1 और टियर 2 श्रेणी के शहरों के जिला अस्पताल को लाने की बात कही गई। सरकार के मुताबिक इस निजीकरण का यह कतई मतलब नहीं है कि हम सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल की अपनी भूमिका से पीछे हट रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में स्पष्ट रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाने को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि मौजूदा वक्त में जहां सेवा प्रदान करने वाला कोई प्रदाता नहीं है या कुछ ही प्रदाता हैं, उन क्षेत्रों और उन सेवाओं के लिए रणनीतिक तैयारियां की जाएंगी। इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जिला अस्पतालों में कैंसर, हृदय रोग और फेफड़े से संबंधित रोगों के इलाज के लिए जरूरी सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में अमूमन लोग निजी अस्पतालों की ओर ही रुख करते हैं। लिहाजा इन अस्पतालों में निजी क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं को आउटसोर्स करना व्यावहारिक कदम है। तर्क यह भी है कि एम्स जैसे अस्पतालों में इलाज के लिए महीनों पहले नंबर लगाना पड़ता है। कभी कभी तो मरीजों को अपनी बारी आने का इंतजार 1 साल तक करना पड़ता है। ऐसे में निजी अस्पतालों में बेहतर सुविधा होने से मरीजों को सही समय पर सेवा मुहैया कराई जा सकेगी। कुल मिलाकर निजीकरण के पक्ष में तर्क यह है कि इससे बेहतर बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा और मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। तो आइए अब निजीकरण के विपक्ष में तर्कों को जानते हैं। किसी देश के स्वास्थ्य क्षेत्र का बुनियादी ढांचा उस देश की स्वास्थ्य नीति के आकलन का महत्वपूर्ण संकेतक होता है। कई विश्लेषकों ने बुनियादी ढांचे को सार्वजनिक स्वास्थ्य गतिविधियों के वितरण के लिए बुनियादी जरूरत के रूप में पेश किया है। भारत दुनिया भर की सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है और गरीबी के व्यापक प्रसार के कारण कमजोर बुनियादी ढांचा एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। गरीबी, अत्यधिक जनसंख्या और जलवायु कारकों के कारण भारत में रहने वाले लोग रोगों के प्रति काफी सुभेद्य हैं। इसके बावजूद भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र का बुनियादी ढांचा काफी दयनीय स्थिति में है और नई उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में तत्काल सुधारों की आवश्यकता है। लेकिन इन सुधारों का यह कतई मतलब नहीं है कि स्वास्थ्य क्षेत्र को पूरी तरह पूंजीपतियों के हवाले कर दिया जाए। इसकी एक बानगी मौजूदा कोरोना संकट में भी देखने को मिली है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की देखभाल के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों ने ही मोर्चा संभाला हुआ है, जबकि निजी अस्पताल इस संकट में लगभग नदारद हैं। कुछ अस्पताल अगर साथ दे भी रहे हैं तो वे मरीजों से मोटी रकम वसूल रहे हैं। यही कारण है कि इस संकट की घड़ी में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर स्वास्थ्य क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण की याचिका लेकर पहुंचे हैं। याचिकाकर्ताओं की माने तो अनुच्छेद 21 के तहत बेहतर स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है, लेकिन मोटे खर्च के कारण निजी अस्पतालों तक आम आदमी की पहुंच मुमकिन नहीं हो पा रही है। दरअसल स्वास्थ्य क्षेत्र को पूरी तरह से निजी क्षेत्रों को सौंप देने का परिणाम होगा कि गरीबों की पहुंच से वे बाहर हो जाएंगे। देश के वे 20% गरीब लोग जो सरकारी प्रणाली पर निर्भर हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, जबकि देश का अमीर तबका पहले से ही निजी क्षेत्र की सेवा प्राप्त कर रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वास्थ्य क्षेत्र का निजीकरण अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ाएगा। यह खाई इस रूप में बढ़ेगी कि हेल्थ केयर के मामले में गरीबों के बजाय अमीरों को तवज्जो दी जाएगी, जो किसी भी सभ्य समाज का लक्ष्य नहीं हो सकता। अगर सरकार निजी अस्पतालों को यह आज़ादी देती है कि वे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी सरकारी योजनाओं द्वारा कवर नहीं किए गए मरीजों से पूरी उपचार लागत वसूल करें, तो जिन लोगों का इलाज मुफ्त में होगा उनके एवज में पैसा सरकार देगी। इस मॉडल को व्यवहार में लाते ही 2 तरह के मरीजों का एक समूह बन जाएगा। एक वे जो सेवाओं के बदले भुगतान खुद की जेब से करेंगे और दूसरे वे जिनके एवज में सरकार भुगतान करेगी। जाहिर है खुद भुगतान करने वालों से ही अस्पताल के ज़्यादातर बेड भर जाएंगे, क्योंकि खुद भुगतान करने वाले अस्पतालों को त्वरित भुगतान करते हैं, जबकि सरकार की ओर से होने वाले भुगतानों में देरी होती है। एक सर्वेक्षण से पता चला है कि सिर्फ 12 से 13% लोगों को सार्वजनिक वित्त पोषित बीमा द्वारा कवर किया जाता है।
ऐसे में उन गरीबों का क्या जो किसी भी बीमा योजना में कवर नहीं किए गए हैं। लिहाजा धनी व्यक्ति का इलाज तो आसानी से होगा, लेकिन बीमा विहीन गरीब व्यक्ति इसमें पिछड़ते चले जाएंगे। निजी क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है और आने वाले समय में वे अपने शुल्क में भी इजाफा करेंगे और सरकार से अधिक अनुदान की भी मांग करेंगे। एक आशंका यह भी है कि अगर निजी कंपनियां भर्ती के स्तर तक साझेदारी करेंगी तो वे मनमाने शर्त रख सकती हैं। इससे रोजगार पाने वाले युवकों का शोषण होने की आशंका है। ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो। 1972 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिका के केनोथ एरो ने चेतावनी दी थी कि स्वास्थ्य सेवा को बाजार के हवाले कर देना आम नागरिकों के लिए घातक होगा। मौजूदा समय में भी इस दुष्परिणाम से इनकार नहीं किया जा सकता। इलाज पर होने वाले कुल खर्च में सरकारी खजाने का हिस्सा लगभग 25% है। बाकी का बोझ लोगों की जेब पर पड़ता है। नतीजतन सालाना तौर पर 10 लाख भारतीय साधनों के अभाव में उपचार नहीं करा पाते और उनकी मौत हो जाती है। हालांकि भारत में नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना नीति निर्माताओं के लिए हमेशा ही प्राथमिक विषय रहा है। इसके बावजूद भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में संसाधनों की कमी, डॉक्टरों पर कार्य का अधिक बोझ और कानूनों का अप्रभावी कार्यान्वयन जैसी कई समस्याएं विद्यमान हैं। यदि हम भारत को एक स्वस्थ राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं तो प्रयुक्त समस्याओं को दूर किया जाना आवश्यक है। दरअसल हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे कम खर्च करने वाले देशों की सूची में बहुत ऊपर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों के अनुसार किसी भी देश को अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कम से कम 5% हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए, लेकिन भारत में पिछले कई दशकों से यह लगातार 1% के आसपास बना हुआ है। लिहाजा स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है। यह एक प्रचलित धारणा है कि सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र की तुलना में कम कुशल होते हैं, जो कि सत्य नहीं है। सरकार को इस प्रचलित धारणा से प्रभावित होने के बजाय सार्वजनिक निवेश के जरिए स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के प्रयास करने होंगे। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा और पोषण युक्त जीवन स्तर मुहैया कराने की वकालत करता है और इसे बेहतर करने की जिम्मेदारी राज्य को दी गई है। ऐसे में सरकारों को चाहिए कि वे लोक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी से खुद को अलग न करें। सरकारों को समझना होगा कि देश की स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी खर्चीली और आम आदमी की पहुंच से काफ़ी दूर हो गई हैं। ऐसे में निजी अस्पतालों के अंतिम विकल्प बन जाने से आम आदमी की कमर टूट जाएगी। दरअसल स्वास्थ्य सेवाओं में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारियों को लेकर दुनिया के तमाम देशों में 3 तरह के मॉडल देखे जाते हैं। पहले मॉडल में स्वास्थ्य सेवाओं में केवल राज्य की ही भूमिका होती है, जबकि दूसरे मॉडल में स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के माध्यम से चिकित्सीय खर्चों को वहन किया जाता है। वहीं तीसरे मॉडल में केवल निजी क्षेत्र ही स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत इन तीनों में से किसी भी मॉडल का पूरी तरह से अनुपालन नहीं करता। इसलिए भारत में स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय के लिए एक स्पष्ट विजन और नीति होने चाहिए। राज्य स्तर पर संसाधनों का मानचित्रण, योजना और निगरानी सबसे अहम कार्य हैं, लेकिन इस स्तर पर प्रबंधकीय विशेषज्ञता का अभाव एक बड़ी समस्या है। राज्य स्तर के स्वास्थ्य प्रबंधकों के काम को प्रभावी बनाने के लिए राजनीतिक, प्रशासनिक और तकनीकी सहायता की जरूरत होती है, लेकिन इन सब पर ध्यान देने के बजाय निजी कंपनियों पर भरोसा करना जल्दबाजी में उठाया गया कदम होगा। मानव संसाधन किसी भी प्रणाली का एक अहम घटक होता है, इसलिए मानव संसाधन के प्रोत्साहन को प्राथमिकता देना एक बेहतर कदम हो सकता है। वेतन वृद्धि, पदोन्नति, छुट्टियों आदि को उनके प्रदर्शन के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। ऐसे स्वायत्त अस्पतालों को बनाने की जरूरत है जहां साधारण स्थितियों में कर्मचारियों का स्थानांतरण संभव न हो और संस्था के विकास में उनकी हिस्सेदारी हो। इससे दीर्घकालिक योजनाओं पर सफलतापूर्वक काम किया जा सकेगा। इन संस्थानों में कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति स्थानीय स्तर पर कार्यकाल के अनुबंधों पर की जानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पदों को भरा जा सके। अधिकांश विकसित और कई विकासशील देशों में स्वास्थ्य सेवाएं या तो सीधे तौर पर सरकार द्वारा प्रदान की जाती है या फिर उन पर भारी सब्सिडी दी जाती है। इसके उलट भारत में सरकार ऐसे प्रावधानों से कदम पीछे खींच लेती है। नतीजतन लोग निजी सेवाओं की ओर रुख करने लगते हैं, लेकिन निजीकरण से इस क्षेत्र की दक्षता या गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ है, बल्कि इससे सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को नुकसान पहुंचा है और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब प्रभावित हुए हैं। कुल मिलाकर कहें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को सशक्त और दक्ष बनाने की ज़रूरत है। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र को निजी हाथों में धीरे धीरे सौंप देना
कहीं से भी सही समाधान नहीं हो सकता। तो आइए नोट करते हैं आज का सवाल। स्वास्थ्य क्षेत्र के निजीकरण के पक्ष और विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं? क्या स्वास्थ्य क्षेत्र के निजीकरण से बुनियादी ढांचा बेहतर हो सकेगा? उत्तर के पक्ष में ठोस तर्क प्रस्तुत करें।